Hello student, today I will teach you Hindi. This is your Hindi book, Hindi Kritika part 6. Everybody take out your Hindi book and open page number 17, chapter number 3, डॉक्टर दादा। पिछली वीडियो में हमने डॉक्टर दादा जो चैप्टर है उसको हम रीड किए थे, वो जो कंप्लीट नहीं हुई थी। आज हम उसके आगे की स्टोरी रीड करेंगे। ओके, मैंने हाँ कहते हुए गर्दन हिला दी। पेड़ पर चढ़ने का तो मुझे भी बहुत शौक था। इसमें लेखक जब डॉक्टर दादा के पास जाते हैं अपनी चोट पर दवा लगवाने के लिए, तो डॉक्टर दादा पूछते हैं कि ये चोट कैसे लगी, क्या तुम पेड़ पर चढ़े थे? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं पेड़ पर चढ़ा था, इस वजह से मुझे चोट लगी है। तो डॉक्टर दादा क्या कहते हैं कि मुझे बचपन में पेड़ पर चढ़ने का बहुत शौक था। कहते हुए उन्होंने रुई का फाहा दवाई में डुबोया और चोट पर लगा दी। दवाई लगाते ही जलन होने लगी तो मैंने कहा, दादाजी इससे तो जलन होने लगी। और जब डॉक्टर दादा उनकी चोट पर दवा लगाते हैं तो लेखक को जलन होने लगती है। वो कहते हैं कि इससे तो मुझे जलन हो रही है। फिर डॉक्टर दादा क्या कहते हैं, थोड़ी देर तो जलन होगी बेटे, फिर ठीक हो जाएगा। कहते हुए दादा ने मेरी शर्ट नीचे कर दी। अब मैंने कमरे में चारों तरफ देखा। बहुत दिनों से जो जानना चाहता था उसे जानने का ये अच्छा मौका था। फिर क्या होता है कि जब डॉक्टर दादा जो है मेरे चोट पर मरहम लगा देते हैं, उसके बाद मैं कमरे की चारों तरफ देखने लगता हूँ। ये लेखक कह रहे हैं कि मैं कमरे के चारों तरफ देखने लगता हूँ और जो मैं जानना चाहता था उसको जानने का आज मुझे अच्छा मौका मिला था। मैंने हिम्मत करके कहा, दादाजी एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तो फिर मैंने बहुत हिम्मत की और दादाजी से कहा कि दादाजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं ना मानेंगे? दादाजी क्या कहते, नहीं बेटे पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? दादाजी आप रोगियों को देखते हैं, उन्हें दवाइयाँ भी देते हैं, तो पैसे क्यों नहीं लेते? तो लेखक के मन को वही बात परेशान कर रही थी कि डॉक्टर दादा जो है रोगियों को देखते भी हैं और दवा भी फ्री में देते हैं। तो इसी बात को पूछते हैं कि दादाजी आप रोगियों को देखते हैं और उनको दवा भी देते हैं, तो आप पैसा क्यों नहीं लेते हैं? डॉक्टर दादा ने मेरी तरफ देखा। फिर डॉक्टर दादा जो है वो लेखक की तरफ देखते हैं। फिर कुर्सी पर टेक लगाते हुए बोले, बेटे आदमी जीवन में जो कुछ भी सीखता है वह सब किताबों में नहीं लिखा होता। बहुत सी बातें अपने अनुभव से भी सीखता है। मैंने भी अपने अनुभव से एक पाठ सीखा है, उसी का पालन कर रहा हूँ। फिर वो लेखक को समझाते हैं कि बेटा आदमी अपने जीवन में जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ वो सीखता है, जरूरी नहीं है कि वो सारी बातें जो है किताब में ही लिखी हुई हो। बहुत सी बात ऐसी होती है जो इंसान को अनुभव द्वारा वो चीज़ सीख जाता है। जो मैंने अपने अनुभव से ये बात सीखी कि अगर मैं कुछ जानता हूँ, मेरे अंदर कोई गुण है, तो उसका मैं पैसा ना लूँ और उसे फ्री में सबको दूँ, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। कैसा पाठ दादाजी? तब लेखक पूछते हैं कि कौन सा पाठ आपने सीखा है, कि किस पाठ की आप बात कर रहे हैं? बात बहुत लंबी है, सुनते सुनते तुम ऊब तो नहीं जाओगे? नहीं दादाजी नहीं, आप सुनाइए। तो फिर सुनो। फिर दादाजी उसे अपनी स्टोरी बताने लगते हैं। दादाजी ने कहना शुरू किया, उस समय मैं लगभग 25 वर्ष का था। मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे। अब डॉक्टर दादा जो थे वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि जब मैं 25 वर्ष का था तो मेरे दादाजी मुझसे बहुत प्रेम करते थे। वह मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और उनके दादा की क्या इच्छा थी कि डॉक्टर दादा जो हैं वो डॉक्टर बने। मैंने भी उनका कहना मानकर डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त करी और डॉक्टर दादा जो थे वो अपने दादा का कहना माने और डॉक्टरी की डिग्री
हासिल कर ली। डॉक्टर बनकर जब मैं घर लौटा तो सभी लोग बहुत खुश हुए। डॉक्टर दादा बताते हैं कि जब मैं डॉक्टर बन गया और घर लौटा तो सब लोग बहुत खुश थे, खासकर मेरे दादाजी बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद मेरी नियुक्ति कृष्णपुर नाम के एक छोटे से गांव की डिस्पेंसरी में हो गई। जब मैं कृष्णपुर गांव में जाने लगा तो मेरे दादाजी ने मुझे सीने से लगाकर कहा, बेटे सदा याद रखना कि तुम्हारा काम रोगियों की सेवा करना है। कभी किसी दुखी और ज़रूरतमंद को निराश मत करना। अपने आराम और सुख सुविधा से अधिक ध्यान अपने कर्तव्य पर देना। डॉक्टर दादा क्या कहते हैं कि जब मैं डॉक्टरी की डिग्री हासिल करके अपने घर आया तो सब लोग बहुत खुश थे, खासकर मेरे दादाजी बहुत खुश थे। और उसके बाद क्या होता है कि फिर मेरी नियुक्ति कृष्णपुर नाम के एक छोटे से गांव की डिस्पेंसरी में हो गई। जब मैं कृष्णपुर गांव में जाने लगा तो मेरे दादाजी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपने सीने से लगाकर कहा, बेटे सदा ये बात याद रखना, हमेशा तुम ये बात याद रखना कि तुम्हारा काम रोगियों की सेवा करना है। कभी किसी दुखी और ज़रूरतमंद को निराश मत लौटाना, उन्हें निराश मत करना। अपने सुख सुविधा और आराम से ज़्यादा तुम अपने काम पर ध्यान देना। मैं कृष्णपुर आ गया। कृष्णपुर छोटा सा और पिछड़ा हुआ गांव था। फिर डॉक्टर दादा जो है वो कृष्णपुर आ जाते हैं। वहाँ डिस्पेंसरी के नाम पर 2 कमरे थे जिनमें थोड़ा बहुत सामान था। एक 14-15 साल का लड़का ब्रिजमोहन झाड़ पूछ का काम करता था। फिर वो जब डॉक्टर दादा कृष्णपुर गांव में आ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि डिस्पेंसरी के नाम पर यहाँ तो बस 2 ही कमरे थे और जिसमें बहुत थोड़े से सामान थे। और एक 14-15 साल का लड़का जिसका नाम ब्रिजमोहन था वो झाड़ पोछ का काम करता था। वह सुबह आकर कमरे में मेज साफ करता, पानी का घड़ा भरता और अलमारियों का सामान ठीक ढंग से लगाता। वो लड़का आकर ये सारा काम करता था सुबह। वह बहुत मेहनती था। लड़का जो है बहुत मेहनती था, लेकिन बातूनी भी बहुत था। लड़का मेहनती तो था ही और साथ में बातूनी भी था, बहुत बात करता था। वह जितनी देर रहता कुछ न कुछ बोलता ही रहता। उसके पास गांव भर की खबरें रहती, हर घर की बात वह जानता था और मुझे सुनाता रहता था। गांव में लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसलिए वे बहुत से मामलों में अंधविश्वासी भी थे। ब्रिजमोहन उन्हीं अंधविश्वासों की कहानियाँ सुनाता रहता था। ओझा, झाड़ फूक, टोना टोटका, भूत प्रेत उसके प्रिय विषय थे। जब भी वह इस तरह की कोई बात शुरू करता मैं हंसकर उसे चुप करा देता, पर वह कहाँ मानता। कुछ देर में फिर शुरू हो जाता। कई बार तो वह झुंझलाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर कहता, डॉक्टर साहब आप शहर से आए हैं इसलिए मेरी बातों का मजाक उड़ाते हैं। एक दिन जरूर आपको मैं भूत दिखाऊंगा। अच्छा, लेकिन क्या तू किसी भूत से कम है जो मुझे भूत दिखाएगा? फिर डॉक्टर दादा क्या कहते हैं ब्रिजमोहन से कि क्या तू किसी भूत से कम है? मुझे तो तुम ही भूत लगते हो। मुझे तो तुझे रोज ही देखना पड़ता है। ब्रिजमोहन मेरी बात सुन खिसिया जाता और जब मैं ब्रिजमोहन से ये बात कहता तो वो एकदम से खिसिया जाता था। एक दिन सुबह वह दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, डॉक्टर साहब कल रात आम के बाग के पास गंगू ने भूत देखा। मैं कुछ पढ़ रहा था, मैंने गुस्से से कहा, ब्रिजमोहन तुम बहुत बोलते हो। और एक दिन सुबह क्या होता है कि ब्रिजमोहन दौड़ते दौड़ते डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर दादा के पास आता है और कहता है कि कल रात आम के पास गंगू ने भूत देखा। उस टाइम मैं कुछ पढ़ रहा था। डॉक्टर दादा बोले कि उस टाइम मैं कुछ पढ़ रहा था। मैंने गुस्से से ब्रिजमोहन से कहा कि तुम बहुत बोलते हो। वह घबरा गया, बोला, डॉक्टर साहब आप रोज उसी रास्ते से घर आते जाते हैं, कई बार रात भी हो जाती है। मैं तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ साहब। मुझे उस पर हंसी आ गई। मैंने कहा कि अच्छा बता, गंगू से भूत ने क्या कहा? तो उसने बताया
कहा तो कुछ भी नहीं, बस अपने पास बुलाता रहा। आप भी वहाँ कभी किसी के बुलाने पर रुकिएगा नहीं। ब्रिज मोहन जो था उसका मकसद ये था कि वो डॉक्टर को ये सारी बात बता दे, क्योंकि डॉक्टर साहब जो थे उनका रास्ता जो है आने जाने का रास्ता वही था जहाँ गंगू ने भूत देखा था। तो वो ब्रिज मोहन जो है डॉक्टर को अलर्ट कर रहा था कि आप उस रास्ते से रोज़ आते जाते हैं और कभी किसी के बुलाने पर आप वहाँ रुकिएगा मत। अच्छा ब्रिज मोहन, मैंने तुम्हारी बात सुनी। फिर डॉक्टर दादा कहते हैं कि हाँ ठीक है ब्रिज मोहन, मैंने तुम्हारी बात अच्छे से सुन ली। अब ज़रा देर चुप हो जाए या फिर थोड़ा घूम फिर आओ, मैं कुछ काम कर लूँ, मैंने उसे डांटा। डॉक्टर दादा कहते कहते कुछ देर रुक गए। उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर छत की ओर देखते हुए बोले। फिर डॉक्टर साहब ये सारी कहानी मुझे बताते बताते एकदम से रुक जाते हैं। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर छत की ओर देखते हैं। बेटा, डर बहुत अजीब चीज़ है। फिर वो बताते हैं कि डर जो है बहुत अजीब चीज़ है। निडर से निडर और हिम्मत वाले आदमी के दिल में ये कब घुस जाता है पता ही नहीं चलता। जिस तरह फूलों की खुशबू बंद खिड़की दरवाज़ों को पार कर घुस जाती है और कमरे में फैल जाती है, इसी तरह डर भी ना चाहते हुए आदमी के मन में बैठ जाता है। इस बात का पता तब लगता है जब कोई आपदा सामने आ जाती है। इस पैराग्राफ में डॉक्टर दादा जो है वो लेखक को डर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि डर जो है ये भी बहुत अजीब सी चीज़ है। ये लीडर से निडर और हिम्मत वाले आदमी के दिल में कब घर कर जाता है पता ही नहीं चलता। जिस तरह फूलों की खुशबू, वो एग्जांपल देते हैं कि जिस तरह फूलों की खुशबू बंद खिड़की दरवाज़ों को पार करके घुस जाती है और पूरे कमरे में फैल जाती है, उसी तरह ये डर भी है। जब किसी इंसान के दिल में बैठ जाता है तो बस बैठ जाता है। इस बात का पता ही नहीं चलता है। इस बात का पता कब चलता है जब उसके सामने कोई आपदा आ जाती है। आपदा यानी जब उसके सामने कोई मुसीबत आ जाती है। ब्रिज मोहन की इस बात को मैं कब भूल गया, याद नहीं। फिर डॉक्टर दादा जो है लेखक से कहते हैं कि ब्रिज मोहन जिस बात से मुझे अलर्ट कराया था, मैं उसकी बात कब भूल गया, मुझे याद भी नहीं। मैं रोज़ उसी रास्ते में आता जाता था। मुझे ना तो कभी भूत दिखे ना उनका ध्यान ही कभी आया। एक रोज़ रोगियों को देखते देखते मुझे बहुत देर हो गई। आसमान में बादल घिरे थे, उनकी वजह से अंधेरा और ज़्यादा हो गया। काम निपटा कर जब मैं डिस्पेंसरी से बाहर निकला, बादल गरज रहे थे। बारिश किसी भी समय शुरू हो सकती थी। डॉक्टर दादा बताते हैं कि एक दिन मैं रोगियों को देख रहा था और देखते देखते बहुत देर हो गई, रात ज़्यादा हो गई। और जब मैं बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि बादल घिरे हुए थे और जोर जोर से गरज रहे थे। बारिश किसी भी ऐसा लग रहा था कि बारिश किसी भी समय शुरू हो सकती थी। इसलिए मैंने तेज कदमों से चलना शुरू किया। बाजार में दुकानें बंद हो चुकी थी। बारिश के डर से लोग भी अपने अपने घरों में चले गए थे। मैं अभी बाजार में था कि बारिश शुरू हो गई। बादल गरज रहे थे, बिजली भी कड़क कर चमक रही थी। बारिश तेज हो गई और इतनी ताबड़तोड़ कि कुछ दिखाई ही ना दे। चारों ओर सुनसान था, फिर भी मैं तेज तेज कदमों से घर की ओर दौड़ा चला जा रहा था। आम के बाग के पास वाली सड़क पर पहुंचा ही था कि मुझे लगा कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा। मैंने मुड़कर देखा, कुछ ही दूरी पर एक औरत चली आ रही थी। वह आवाज़ लगा रही थी, डॉक्टर साहब रुक जाइए। मैंने उसकी पुकार पर कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि अपनी चाल और तेज कर ली। तभी आवाज़ फिर आई, डॉक्टर साहब ऐसे मत जाइए, रुकिए तो सही। इस पैराग्राफ में जब डॉक्टर दादा जो है अपनी डिस्पेंसरी, अपना क्लिनिक जब बंद करके बाहर निकलते हैं तो बारिश होने ही वाली थी और फिर बाद में बारिश स्टार्ट भी हो गई। बहुत तेज़ बारिश होने लगी तो वो बहुत जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाना शुरू कर दिए। फिर क्या होता है, जब वो आम के पेड़ के पास पहुंचते हैं तो वहाँ उनको ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है।
बट उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। तभी उनको एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी औरत की थी। वो क्या कह रही थी कि डॉक्टर साहब रुक जाइए। वो डॉक्टर साहब को रुकने के लिए बोल रही थी। मैंने उसकी पुकार पर कोई ध्यान नहीं दिया और डॉक्टर साहब जो थे वो उसकी आवाज़ पर, उसके बुलाने पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी चाल और तेज कर दी। तभी आवाज़ फिर आई, डॉक्टर साहब। फिर आवाज़ जो है दोबारा से आती है कि डॉक्टर साहब ऐसे मत जाइए, रुकिए तो सही। ओके बच्चों, ये रहा आपका आज का टॉपिक। इसके आगे की स्टोरी जो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके बाय, सी यू।